नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, लास्ट में जो मैथ और रीजनिंग है उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक है। देखिए, संबोधन कारक आप पता कैसे करेंगे कि संबोधन कारक है? तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या बोलने का बोध होता है, तो उसे ना संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ए, अरे, हे, अजी, ये सब क्या है? संबोधन कारक। किसी को बुलाएंगे, ए इधर आओ, अजी सुनो, तो ये सब क्या है? संबोधन कारक है। किसी को संबोधन करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को बोलने का, ये संबोधन कारक कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है कि ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तू डाल डाल और मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो ये गांव में भी कई बार सुने होंगे। इसका आंसर है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। कुछ और भी मुहावरे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दूध का दांत न टूटना, मतलब क्या होता है? दूध का दांत ना टूटना यानी कि ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना। और एक पूछा जाता है कि दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है स्त्रीलिंग होता है। संस्कृत के जो आकारांत शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। इसमें यह है कि जिस शब्द का अंत आकार से होता है, यानी कि जैसे आकार होता है ना कि लता, बालिका, आकार से जो अंत जो आकार से होता है वो आकारांत शब्द कहलाता है। जैसे लता, बालिका, रमा, बिमला, ये सब क्या है? बिमला जैसे, तो लास्ट में आ रहा है ना आकार, बिमला, तो ये सब जो होता है वो आकारांत शब्द कहलाता है और वो होता है स्त्रीलिंग होता है। जैसे लता, बालिका, ये सब क्या स्त्रीलिंग है, तो ऐसे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो यह वाक्य है क्रिया भक्षण। भक्षण मतलब खाना। ठीक है, खाना मतलब क्या? जो रियलिटी में खाया जाता है, जैसे कि वह आम खाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है वह आम खाता है। अब जैसे वह हराम का पैसा खाता है, ये तो एक कहावत जैसा हो गया। ये रियलिटी में खाता नहीं है, वो जो खाना होता है, जैसे वह आम खाता है, ये हो गया क्रिया भक्षण करने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चिड़िया। ये वाला जो चिड़िया है ये चिड़िया का बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही शब्द है। तो दही क्या है? दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दही है पुल्लिंग। दही जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दही कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है करण कारक है। देखिए, करण आप पता कैसे करेंगे करण कारक है? तो देखिए कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से क्रिया किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जिसकी सहायता से, जैसे कि वो क्या है? हाथ से मारे किससे मारे? हाथ से। यानी जो अंजाम दिया, मारने का काम हुआ, वो किससे हुआ? हाथ से हुआ। यानी कि जिस चीज़ के सहायता से करते हैं तो वो होता है करण कारक कहलाता है। ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझिए कि वह साधन जिससे क्रिया होती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वो करण कारक कहलाता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कथन या शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोज, पंकज और अरविंद। ये कमल का पर्यायवाची है। कमल का और भी कुछ पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। कमल का जैसे जलज, कुमुदनी, पुष्कर, ये सब क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दालें। दाल का जो बहुवचन है ये दालें बहुवचन है। अच्छा, दाल कौन सा संज्ञा है? तो दाल एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंग्लिश का क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर, यानी कि जो वर्षा हुआ, रेनफॉल यानी वर्षा हुआ, जिसके कारण दे हैड टू वाटर सप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा? इसे ऑप्शन से छांट कर इसको टिक करते हैं, जिसे ऑप्शन का वर्ड मीनिंग जानना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। जैसे ड्यू टू
अस्केंटी रेनफॉल यानी कि अल्प वर्षा यानी कम वर्षा के कारण, ड्यू टू अस्केंटी रेनफॉल, कम वर्षा के कारण इस वर्ष क्या हुआ, दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई यानी कि वाटर सप्लाई को उपलब्ध कराना पड़ा, आपूर्ति करना पड़ा क्योंकि वर्षा कम हुआ था। तो अस्केंटी यहाँ ध्यान रखना है, अस्केंटी मतलब हो जाता है कम या अल्प, और प्रोवाइड मतलब इसका मतलब हो जाता है उपलब्ध कराना या आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड यानी कि गलत शब्द को चुनना है। ठीक है, इसमें जैसे गलत शब्द को चुनना है, इसका करेक्ट आंसर है गैटी, जो ये है GAITEY, ये गलत है क्योंकि इसका जो करेक्ट होता है ना GAIETY होता है, ये होता है सही, इसका करेक्ट GAIETY, गैटी। ठीक है, बाकी ये वेराइटी सही है, एनेक्सिटी सही है, सोसाइटी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस यानी दूर की वस्तुओं को देखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टेलीस्कोप। दूर की वस्तुओं को देखने वाला क्या कहलाता है, टेलीस्कोप। ठीक है, और जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। देखिए अ स्टोरी यानी कि कोई कहानी टोल्ड कहा गया है, ठीक है, अ स्टोरी कोई कहा गया है उदाहरण देकर, यानी इलस्ट्रेट ए मोरल यानी कि एक नैतिक या तो आध्यात्मिक रूप से उदाहरण देकर उसको बताया गया है, तो वो कहता है, वो कहावत कहलाता है, उसका इंग्लिश होता है पेरेबुल। पेरेबुल मतलब कहावत, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ यानी कि मेरे पिताजी ने स्ट्रेंड एवरी नर्व में, ये एक फ्रेज है, ठीक है, स्ट्रेंड एवरी नर्व का मतलब होता है कि खून पसीना एक करना, यानी मेरे पिताजी खून पसीना एक करके इनेबल माने योग्य बनाना मुझे टू गेट ए सेटल यानी लाइफ में सेटल करने के लिए मुझे खून पसीना एक किए मेरे पिताजी ने मुझे बनाने की लाइफ में सेटल करने के लिए। तो इसका करेक्ट जो सिमिलरली क्या हो जाता है, वर्कड वेरी हार्ड, पिताजी ने कड़ी मेहनत करके मुझे लाइफ में सेटल करने के लिए इनेबल बनाया। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 16 कि चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड। विच एक्सप्रेसेस मतलब हो जाता है साइनो, उसका समानार्थक आपको चुनना है। तो वेरेसिटी मतलब होता है सच्चाई, ठीक है, तो ट्रूथ मतलब भी होता है सच, सच्चाई, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, यानी इम्प्लीकेट का अपोजिट यानी कि एंटो बताना है, इसका विपरार्थक बताना है। तो इसका इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, किसी को फंसा दिए चक्कर में डालना, तो इसका एंटो हो जाएगा एक्जोनिरेट, ऑप्शन नंबर सी। एक्जोनिरेट मतलब होता है छोड़ना, अपराध मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या खाली जगह पे भरना है कि संत रविदास वाज ए वाई प्रोफेशन, यानी संत रविदास क्या थे, तो संत रविदास एक है ना मोची थे, ठीक है ना, वो जूता सीने का ये सब चमड़े वाला काम करते थे, मोची था वो, तो मोची का इंग्लिश होता है कोबलर। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, कोबलर मतलब होता है मोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विच करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें यहाँ फिल होगा, तो नाइदर द बॉयज नोर द टीचर प्रेजेंट। आप देखिए एक चीज़ यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि नाइदर और नोर से जुड़ने वाला जो दो नाउन होता है ना सब्जेक्ट, तो जो आने वाला भर्व होता है वो नोर के बाद वाले यानी कि जो लास्ट वाला जो भर्व होता है नोर के बाद जो आएगा सब्जेक्ट, इसके अनुसार यहाँ सब भर्व लगता है, ठीक है। यानी कि नोर द टीचर ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ सिंगुलर भर्व का प्रयोग होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, ठीक है, द टीचर इज प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ रहता नोर द बॉयज या टीचर ये पहले रहता, तो बॉयज के अनुसार यहाँ आर लग जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सिंपल में, नाइदर या नोर के साथ जो जुड़े तो नोर के बाद जो है यानी कि ये लास्ट वाला इसके अनुसार भर्व लगता है। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर भर्व, ये प्लूरल रहेगा तो प्लूरल भर्व लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि क्लोजेस्ट यानी कि सबसे करीब, समीप यानी कि साइनो लगभग साइनो, वो इसमें से कौन सा है, तो प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है विरोध करना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति करना, आपत्ति जताना या विरोध करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति
किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो वो रक्त ले सकता है, इसका करेक्ट आंसर है केवल ओ रक्त समूह भी ले सकता है। ये ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ ही लेता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ जो है रक्त समूह ये सर्वदाता है, यानी सभी को दे सकता है। अरे एक क्वेश्चन ये पूछा था सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो सर्वग्राही है ए बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ और समझना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओ में क्या नहीं होता है, ठीक है, तो ओ में है ना जो कि सर्वदाता है, इसलिए सबको दे सकता है वो, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और ए बी सबका ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ए बी में क्या नहीं होता है पूछे तो क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ कि इसे याद कैसे रखना है कि एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन नहीं है, तो ऐसे रिलेट करिए कि ए बी वाला जो व्यक्ति है ना वो एंटीबॉडी नहीं है, मतलब एंटी किसी का एंटी नहीं करता है, वो सबको ले लेता है, वो किसी को एंटीबॉडी नहीं है उसका, जो बॉडी है वो एंटी नहीं करता किसी को, वो सबको ले लेता है, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से रिलेट करना है कि ए बी सर्वग्राही है क्योंकि वो एंटीबॉडी नहीं है, उसका जो बॉडी है वो एंटी नहीं है, सबको आने देता है, सबको ले लेता है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उबालना, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ये सोडियम कार्बोनेट मिलाकर करते हैं, कास्टिक सोडा मिलाकर कर सकते हैं, और आसवन विधि द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, क्या है कि पढ़ने का कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप क्वेश्चन को आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ है ना रिकॉल करना चाहिए, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ सोडियम कार्बोनेट आया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि धोवन सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धोवन सोडा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक होता है खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझिए, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला या तो बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसे रिलेट ऐसे कर लीजिए, जैसे खाने वाला है तब बाय मतलब होता है खरीदना, यानी खरीद कर खाएंगे, तो खाने वाला सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। जो से प्रकाश को जैसे जब गुजरता है किसी प्रिज्म से गुजरता है ना, तो ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है, यही क्या होता है कि विक्षेपण कहलाता है, यानी कि बिखराव जो होता है वो प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, और पूछे कि अगर किस रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है, तो लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है, तो पहला तत्व है सिंपल हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो हाइड्रोजन है ना, पहला तत्व है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछेगा कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है कि सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, पहला तत्व हाइड्रोजन है। अच्छा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3 समस्थानिक है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू परिस्थिति यानी रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेवन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका किसका जलीय विलयन है, तो सिरका जलीय विलयन होता है एसिटिक अम्ल का, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपसे भी ये पूछा जाता है कि आमाशय में जो पेट में होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अणु, ठीक है। अणु क्या होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। एक होता है परमाणु जो तत्वों की छोटी इकाई है लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये ध्यान रखना, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वो परमाणु कहलाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में पूछेगा तो वो अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना है जो कि खराब ना हो, तो परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें कंफ्यूजन आपको होता है, हाइग्रोमीटर होगा या तो हाइड्रोमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बताते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन भी दूर करेंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और एक होता है कि जल का घनत्व यानी सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अब इसे कंफ्यूजन दूर कैसे करेंगे? कभी आ गया एग्जाम में तो दिमाग में रहेगा अरे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोमीटर होगा या तो हाइग्रोमीटर होगा। तो ऐसे समझिए, देखिए अगर जल का घनत्व या तो सापेक्षिक घनत्व पूछे तो घनत्व का इंग्लिश क्या होता है? डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी में क्या है? डी आ रहा है, तो देखिए डी किस में आ रहा है? डो, हाइड्रो, ये ड्रो है ना, डो यहाँ से डी से रिलेट कर लेंगे। डेंसिटी वाला पूछेगा घनत्व तो हाइड्रो, ये डो वाला हो जाएगा, डी वाला हाइड्रोमीटर, बस ऐसे रिलेट करना है ना। तो फिर अगर ये हो जाएगा घनत्व वाला तो सापेक्षिक आर्द्रता वाला हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो जो संचरण होता है, जैसे कि जो अभी टीवी या तो रेडियो पहले चलता था, रेडियो करके जो चलता है ना वो किसके कारण संभव है मालूम? आयन मंडल के कारण। वहाँ से क्या है ना, रेडियो तरंगे वहाँ से संचरित यहाँ से जाता है, फिर वहाँ से लौट के आपके वो रेडियो और चाहे टेलीविजन में कनेक्ट होता है, तो आयन मंडल होता है। अब देखिए आयन मंडल या तो ये मंडल से जो है वायुमंडल से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कि वायुमंडल जो है ना 5 परतों में बंटा हुआ है। तो आपसे कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे निचली परत कौन सा है? तो वो क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको क्रम से ध्यान रखना है, अभी जो बिहार टीचर का एग्जाम हुआ उसमें क्रम पूछ दिया था कि जो वायुमंडल का है जो नीचे से ऊपर क्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे नीचे जो है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल, उसके ऊपर है ताप मंडल, और सबसे ऊपर जो है बहिर्मंडल कहलाता है। और समताप मंडल यानी कि लगभग 80 किलोमीटर के बाद जो है वो आयन मंडल में आ जाता है पूरा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जो मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। और ये जो वायुयान जो चलता है, हवाई जहाज वगैरह किस मंडल में चलता है? तो वो समताप मंडल में चलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में ये पूछा गया कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो ये जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ वो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा होती है यानी किसके कारण होता है? तो ये होता है छोटी माता जो होता है ना वो होता है कि बेरीसेला वायरस, बेरीसेला जोस्टर वायरस से होता है, बेरीसेला जोस्टर वायरस। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है बेरीओला, ठीक है, यहाँ बेरीसेला होना चाहिए, बेरीसेला जोस्टर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो टीकाकरण, इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी है कि मधुमेह को टीकाकरण से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बाकी जैसे चेचक का टीका है, पोलियो का टीका है, खाली खांसी का टीका है, लेकिन मधुमेह का जो होता है डायबिटीज, इसके लिए टीका नहीं बनाया गया, इस टीका से ये ठीक नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे टीकाकरण की बात है तो एक क्वेश्चन आता है ना कि टीका की खोज सबसे पहले किसने किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि टीका की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। और किस टीके का खोज किया था? तो चेचक के टीके का खोज किया था, ठीक है। यानी आपसे पूछे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया? तो इसमें है कि जोनास सोल्क ने किया था। पोलियो जो टीका का खोज जोनास सोल्क ने किया था। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपको दे दे कि अल्बर्ट बेसिन भी दे दे तो वो भी आंसर हो जाता है, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज अल्बर्ट सेबिन ने किया था। यानी मोटा मोटी पहले ये ध्यान रखना है कि जो पोलियो के वैक्सीन की खोज जोनास सोल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है पारा, ठीक है, यहाँ पारा है, यानी कि पारा से होता है मीना माता रोग, ठीक है। एक इसी तरह क्वेश्चन आता है कि इटाई रोग किससे होता है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन ना हो तो इसे ध्यान रखना है, जैसे कि इटाई तो आपको 2 ही चीज़ रहता है, या तो एक पारा और एक कैडमियम, ठीक है। तो इटाई होता है वो कैडमियम, तो इसको मीना माता पूछ दिया तो आपको कैडमियम में नहीं जाना है, इसको ऐसे रिलेट करिए मीना माता पारा, ठीक है, आ रहा मीना माता पारा। और इटाई जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियां
किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो ये कैल्शियम से प्राप्त करता है, ठीक है, कैल्शियम उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाए दांत कितने प्रकार का होता है, तो ये ध्यान रखना है, दांत 4 प्रकार का होता है, ठीक है। वो होता है इंसाइजर, केनाइन, ठीक है, और प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी को ये कहा था माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब माउंटबेटन से एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन ही था। और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन था, तो भारतीय जब लग जाएगा तो वो हो जाएगा श्रीराज गोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है? यहाँ आरक्षित क्षेत्र होगा। जैव मंडल बायोस्फीयर जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या कंचनजंगा जो है ना वो सिक्किम में है, ये सही है, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और देहांग देवांग ये अरुणाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड गलत है ना, अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये 18 है, ये ध्यान रखना है। पुरानों की संख्या कितनी है? 18। वहीं से इसको भी रिलेट करिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है कि ये जो कल्पक्कम है, कल्पक्कम कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, कल्पक्कम हो गया तमिलनाडु में। और नरौरा कहाँ है? नरौरा है ताप विद्युत संयंत्र यूपी में। और तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंट कि भारत का जो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत ही राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर है ये, तो हॉकी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ 2 क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसका नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ये ध्यान रखना है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका नाम था फरीद, इसका करेक्ट आंसर हो गया फरीद, ठीक है। अब शेर शाह से ने रेलवे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन शेर शाह से ये पूछा जाता है कि सबसे पहले रुपये का सिक्का, जो 1 रुपये का सिक्का है वो किस शासक ने चलाया? तो शेर शाह सूरी ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में चलते हैं। इसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप कुछ पॉइंट आप बहुत सारा आप जानते होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं जानते हैं वो सीख भी लेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन था इसका? तो W.C. बनर्जी था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो वो सरोजनी नायडू था, ये ध्यान रखना है, भारतीय महिला सरोजनी नायडू। और केवल पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यपगत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, हड़प नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था, ठीक है। अब डलहौजी से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले रेल जो चला था वो किसके समय चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। अच्छा, यहाँ व्यपगत के सिद्धांत से पहले सबसे पहले किसको मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था, ये ध्यान रखना है। और इसी के समय पहली बार जो कि रेल जो है 1853 में
मुंबई से थाने के बीच चला था डलहौजी के समय 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है वो कहाँ की है? असम की है, ये ध्यान रखना है, असम की है सतरिया, जो असम की शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। एक शास्त्रीय नृत्य ये सतरिया पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है कई बार। और एक बिहू पूछा जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू, ये ध्यान रखना है। ये दो चीज़ एकदम रट के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या मिलान करना है कि कौन सा किस देश से लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और राज्य के नीति निदेशक ये आयरलैंड से लिया गया, आयरिश संविधान। और संसदीय सरकार ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य कनाडा के संविधान से लिया गया। ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल, ये यूनान में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर है यूनान। ठीक है, अब करंट में दो क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक 2024 का जो है वो कहाँ होगा? तो 2024 का ओलंपिक खेल जो होगा वो पेरिस में होगा, फ्रांस के पेरिस में, ये ध्यान रखना है। और ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? तो ये होगा इटली में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2026 का जो ओलंपिक होगा वो शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, और ये 2024 का वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ओलंपिक 4-4 सालों में होता है। ठीक है, जैसे ये जो 24 में होने वाला है ये ग्रीष्मकालीन है, और जो 26 में वो शीतकालीन है। दोनों अलग अलग हो रहा है 2 साल के अंतर में, लेकिन दोनों होता है 4-4 साल के गैप में, ये ध्यान रखना है। तो मोटा मोटी ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा, फ्रांस में। और ओलंपिक 2026 का कहाँ होगा? 26 से ध्यान रखना है, 24 से ध्यान रखना है बस। शीतकालीन अगर ग्रीष्मकालीन भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का होगा पेरिस फ्रांस में, और 26 का होगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेलेपला दर्रा स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। ठीक है, यहाँ 2 दर्रा पूछा जाता है, एक नाथुला, एक जेलेपला। ठीक है, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में। इसे याद ऐसे रखना है, ना जय सिक्किम, ना जय सिक्किम, यानी कि नाथुला जेलेपला सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो है गोदावरी। ठीक है, अब गोदावरी से 2 क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो जब की लग जाएगा तो उसमें कावेरी टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मेक्सिको में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में भी ज्वालामुखी है, मालूम भारत में कितने ज्वालामुखी है? तो 2 ज्वालामुखी है, बैरन और नरकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन ज्वालामुखी, अगर पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बैरन ज्वालामुखी, ये ध्यान रखना है। और जो नरकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। ठीक है, देखिए पड़ोसी देश की मुद्रा एकदम रट के रखना है, जैसे जापान हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, तो ये सब को रट के रखना है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ रहता है कि पड़ोसी देश से पूछेंगे, जो पड़ोसी देश से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो याद रखना है। जैसे जापान की मुद्रा क्या है? येन। ठीक है, भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। चीन की मुद्रा क्या है? युआन, ये ध्यान रखना है। चीन की मुद्रा ये युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसे याद कैसे रखना है? रिलेट ऐसे कर देखिए, कोई चीज़ है ना, यानी कि धोल है, तो क्या जल से बोलते हैं ना कि धोल है, पानी से यानी जल से धोल है, जल प्रबंधन यानी धोल है, यानी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में ये पूछा गया आपसे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG बोला जाता है, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को सौंपता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो देखिए कुल कितने देश अगर यहाँ पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, लेकिन अगर पूछे आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से कितने देश आते हैं, तो मुख्य रूप से 5 देश ही आता है।
5 देश ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में 7 नहीं दे तो ऑप्शन 5 टिक कर देना, ठीक है। मुख्य रूप से 5 देश आता है, कभी कभी श्रीलंका और मालदीव को शामिल कर लिया जाता है। 5 देश मुख्य कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 5 देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। और 2 देश जो अलग से कभी कभी उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर लिया जाता है, श्रीलंका और मालदीव को। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। इसमें सिंपल पूछा ना कुल कितने देश है, तो 7 ऑप्शन में 7 टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्या है? शहनाई वादक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शहनाई, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों मालूम है? इसका जन्म कहाँ हुआ? तो डुमराव बक्सर में हुआ था। ये भारत रत्न विजेता है, इनको भारत रत्न से भी मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति को भारत रत्न मिला हुआ है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसलिए बिस्मिल्लाह खां याद रखना है, ये शहनाई वादक है पहला। अगर बिहार का एग्जाम है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? तो डुमराव में हुआ, बक्सर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भारत रत्न इसे 2001 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान ए चिहालगानी की विनाश किस शासक ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन बलबन से एकमात्र ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? तो बलबन ने ही अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति किस शासक ने अपनाया? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा में लागू है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि पूरे देश में लगाने का इसका अभी बात चल रही है, तो काफ़ी ये चर्चा में, ठीक है। इसलिए इसे याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू है किस राज्य में? गोवा में। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखना है रिलेट करके, देखिए समान नागरिक, समान यानी 2 समान अंक रहेगा, ठीक है। 2 समान अंक, 4 और 4, ये ध्यान रखना है। समान नागरिक यानी समान अंक 4 4, 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिकमंगलुर में है। चिकमंगलुर कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी किस देश में होता है? तो वो ब्राजील में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1928 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। देखिए ईस्वी वाला कई क्वेश्चन आता है, आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो उससे रिलेटेड कोई और ईस्वी को कनेक्ट कर लीजिए, उसके रिलेट कर लीजिए, तो क्या ध्यान रहेगा, याद रहेगा। अब जैसे 1928 आया तो 1928 से कोई इंपॉर्टेंट घटना आपको याद है? तो क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था, ये ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में ही। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीनी उद्योग से, ठीक है। चीनी उद्योग में प्रथम स्थान कौन सा है अभी? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश से, यह ध्यान रखना। देखिए क्या है, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और यूपी ये उठापटक होते रहता है, कभी यूपी कभी महाराष्ट्र। क्या हुआ कि यूपी पहले था, फिर महाराष्ट्र आ गया, लेकिन फिर यूपी महाराष्ट्र को पछाड़ दिया। वर्तमान में यूपी सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक राज्य है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? देखिए समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक वाला का ना, तो समान यहाँ आया, तो समान अंक किस में? 2, देखिए ऑप्शन में यहाँ है ना, 2 समान अंक 4 4, ऐसे याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का पहला प्रयोग की बात करें तो ये हुआ था, ईवीएम का पहला प्रयोग है ना, ये 1982 में केरल में एक विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले 1982 में केरल में हुआ था, ठीक है। लेकिन 1919 से क्या हुआ कि देश में धीरे धीरे 1999 से देश में ये धीरे धीरे हर जगह राज्य में इसको लागू करने जाने लगा, ठीक है। ये तो इसमें यहाँ ऑप्शन दिया 1919, तो इसका आंसर 1919 से हो जाएगा। लेकिन 1982 ये ध्यान रखना है, सबसे पहले केरल में हुआ था ईवीएम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता है ये सन यात सेन, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है, ये भी ध्यान रखना है। और भारत का राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ खेल कूद की बात आई है पुरस्कार का, तो खेल कूद में जो है उत्कृष्टता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अभी बदल के कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा खेल रत्न है ध्यानचंद खेल रत्न, ये ध्यान रखना है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 के बाद 68, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बास्पोरस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान जो लगभग है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद भी रहेगा, सिंपल है कि सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो ये कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा दिन होने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेलेस्टे सोलो को किया गया। ठीक है, सेलेस्टे सोलो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मालूम, ये तो ठीक है ये पूछेगा नहीं पूछे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय पूछेगा आपको। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। ठीक है, मुख्यालय कई महत्वपूर्ण संगठन का मुख्यालय जेनेवा में और वो पूछा जाता है, जैसे WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है, वो भी जेनेवा में है। और एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वो भी जेनेवा में है। तो ये ध्यान रखना सारे चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान को हराकर जीता था। ठीक है, अब यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान दो चीज़ आया है और खेल के बारे में आया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण 2023 का जो पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान ने किया। ठीक है, यहाँ ध्यान सिर्फ ये रखना है फतह ईरान, फतह नामक स्वदेशी मिसाइल किसने किया, तो ईरान ने किया। ठीक है, यहाँ ईरान और इराक से देखिए राजधानी भी पूछा जाता है। ठीक है, देश की राजधानी क्वेश्चन बिहार के हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ईरान की राजधानी याद रखना है तेहरान है। ठीक है, और दोनों देखिए कन्फ्यूजन वाला है, इराक का भी याद रखना है, इराक का है बगदाद, तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसे रिलेट ऐसे करना। देखिए ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ईरान लास्ट में 9 आ रहा है, तो इसके राजधानी में भी तेहरान, इसमें भी 9 आ रहा है ना, तेहरान, तो इसे रिलेट जब कर लेंगे तो इराक के बारे में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ईरान का तेहरान, ईरान का राजधानी तेहरान है, इराक का बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1, ठीक है, अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर है यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि DRDO जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया, तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल ने किया। ठीक है, भारत और नेपाल। ठीक है, किस देश के सहयोग से, भारत और नेपाल। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, सिंपल बस ये इतना ध्यान रखना है, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन ये नेपाल। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से यानी दोनों मिलकर, तो भारत और नेपाल ने मिलकर मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है,
तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में, ये सांची में किया जाता है, ठीक है, किया जा रहा है सांची में। अब मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये इंदौर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन जो है, वनावरण यानी वन क्षेत्र है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच ने जीता था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फ्रेंच ओपन है ना, ये है क्या, देखिए होता है क्या, एक गेम होता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ठीक है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, इसमें 4 खेल होता है, ठीक है, 4 खेल होता है, और इसमें क्रम भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा खेल पहले होता है। तो ध्यान रखना है, ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है ये फ्रेंच ओपन, ठीक है, उसके बाद होता है विंबलडन, और सबसे लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन, ठीक है। अच्छा, ये जो ओपन है, फ्रेंच ओपन चाहे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा होता है पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया से होता है, इसको याद ऐसे रखिए, आस यानी ऑस्ट्रेलिया से शुरू किससे होता है, ऑस्ट्रेलिया से, तो पहले होता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, चारों का, तो ध्यान रखना है। तो पहले हुआ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, फ्रेंच का तो ये नोवाक जोकोविच, तो जो पहला हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसका भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ही नहीं जीता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया का पुरुष एकल का और फ्रेंच का पुरुष एकल का दोनों का नोवाक जोकोविच हो गया। अब महिला का आते हैं शुरू से, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला का खिताब, महिला एकल का खिताब वो जीता है साबालेंका ने, ध्यान रखना है, साबालेंका, ठीक है। महिला एकल का खिताब जो है ऑस्ट्रेलियन साबालेंका, और फ्रेंच वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया का हो गया ये साबालेंका। अब फ्रेंच वाला है वो ईगा स्वीटेक, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में पूछा गया आपसे कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। शक्तिकांत दास कौन है मालूम, अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास जी ही हैं। अच्छा, भारत का जो होता है ना केंद्रीय बैंक, वो केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई होता है, ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, ये ध्यान रखना है, और आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है, और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत को चुना है, ठीक है। अब मिस वर्ल्ड, अब भारत 2023 में करेगा मेजबानी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 का मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड विजेता कौन है, तो वो कैरोलिना वायलांस्का है, कैरोलिना वायलांस्का। और मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता कौन है, तो ये है बोनी ग्रेबियल। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये है ना। मिस वर्ल्ड कैरोलिना वायलांस्का, अब मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता बोनी ग्रेबियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है गीता प्रेस। ध्यान रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 का किसे मिला, गीता प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है, ठीक है, नंद बाबा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 82 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसे याद कैसे रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो देखिए बुलडोजर बाबा है ना यहाँ, तो बुलडोजर बाबा कहाँ के, यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वही नंद बाबा रिलेट कर लीजिए, नंद बाबा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत बट्टों 20%, 15% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका, एक तो है कि ए बी फार्मूला से पहले ये दोनों का समतुल्य निकाल लीजिए, फिर इसका जो निकले फिर इसको मान लीजिए ए, फिर ए बी फार्मूला इसको निकाल लीजिए। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है, वो आसान तरीका वो बताते हैं कि सिंपल छूट दिया है ना तीनों, तो एक तो मान लीजिए सिंपल 100, ठीक है, 100 पर छूट देते हैं हम, ठीक है। अब 20% का छूट मिला, ठीक है। पहले एक चीज़ ये समझिए, क्योंकि हम पहली बार आपको बता रहे हैं, तो एक चीज़ ये समझिए कि जो 20% का छूट मिलता है ना, तो इसको हम मेरी भाषा में समझिए कि 20% को इसका होल वैल्यू हम निकालते हैं, होल वैल्यू बोलते हैं। 20% का होल वैल्यू जैसे हम लिखेंगे छूट का, हानि या तो छूट, तो वो निकालते हैं 4/5। तो ये कैसे निकलता है, पहले इसको देखिए, 20% है,
20 लिख दिया, परसेंट यानी 100 नीचे, 20 पंचे 100, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका होल वैल्यू यानी कि अगर छूट बोला है तो इसका होल वैल्यू क्या आता है, ये जो 5 है 5 में से ये 1 को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि 5 में से घट के ऊपर कितना बचा, 4, नीचे जो है वो वही रहेगा 4/5, इसका होल वैल्यू होगा। अगर ये पूछ देता कि अगर 20% लाभ हो रहा है तो उसका होल वैल्यू क्या निकालेंगे, तो ये 20% तो वही लिख दिए 1/5, लाभ है तो उसमें क्या करेंगे, 5 में ये 1 जोड़ देंगे, यानी इसका होल वैल्यू हो जाएगा, लाभ में हो जाएगा 6/5, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ, हानि हो रहा है, छूट दे रहा है, तो इसका होल वैल्यू ये हो जाएगा। जैसे 15 का निकालेंगे तो 15% लिख दिए 100, यहाँ 5 से काटिए 15 15, और यहाँ 20 से काटिए 20 पंचे 100, 5 से। अब इसका होल वैल्यू क्या है छूट में, तो 20 में से ये 3 घटा दिए 17/20, ठीक है। अब होल वैल्यू समझ गए, अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 100 मान लिए, इसका छूट दिया 20%, तो 20 पंचे 100 यानी कि 4/5 छूट देने के बाद ये होगा, ठीक है। फिर इस पर 15% के छूट दिए तो क्या होगा, ये हो जाए, ये कितना है 3/20 है, यानी कि 17/20 इसका होल वैल्यू हो गया, ठीक है। और 10% का होल वैल्यू कितना हो गया, 9/10, ठीक है, 9/10। अब इसको काटते हैं, देखिए 20 पंचे 100, यहाँ 100 से 100 खत्म हो गया। अब देखिए 17, इसको गुना करेंगे, 17 चौके 68, ठीक है। अब गुना 9, ठीक है, बटे 10। अब देखिए 9 8 72, यहाँ गुना करेंगे 9 8 72 और 72 बाकी 7, और 9 6 54 और 7 61, ठीक है, 61 है, और बटे कितना है 10, यानी 10 को यहाँ कर देंगे पॉइंट में, तो 61.2, ठीक है। ये क्या हुआ कि तीनों ये छूट मिलने के बाद इतना हो गया 61.2, ऐसा समझिए, तीनों की छूट देने के बाद कितना हो गया 61.2%, ठीक है। छूट देने के बाद इतना हो गया, तो छूट मिला कितना, समतुल्य बट्टा कितना हुआ, कितना छूट मिला, तो ये 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 38.8%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 165 जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो लिखा है ना कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165, तो कोई भी ऐसी 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्या नहीं है जिसका योग है ना 165 होगा, कोई ऐसा है ही नहीं। इसलिए यहाँ जो है ना ये एरर है, यहाँ होना चाहिए था 175। अब बनेगा हिसाब, देखिए इसमें कैसे बनाना है, देखिए इसका 2 तरीका है। एक तो आप मान लिया x, दूसरी फिर 5 लगातार बोला तो x + 5, लेकिन ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। इसका आसान तरीका है कि यहाँ दिया हुआ 175, तो इसमें 5 से भागा दीजिए। इसमें मोटा मोटी क्या है, बीच का अंक पहले निकाल लेंगे। देखिए 5 से भागा दिए तो ये 35 बार में कटेगा, 5 × 15 और 5 × 25, 35 बार में कट गया। अब ये हो गया बीच वाला, जैसे 5 से भागा दिए तो ये बीच वाला, क्योंकि 5 का योग है तो बीच वाला अगर ये हो गया तो एक हो गया 35 और 5 से विभाजित है, यानी कि इसके 2 पीछे ले लीजिए और 2 आगे, 2 पीछे हो जाएगा, एक 30 और एक हो जाएगा 25, ठीक है। और इसका 2 आगे लेंगे तो एक 40 और एक 45। अब ये 5 वो संख्या है जो कि 5 से विभाजित और लगातार है, जिसका योग 175 होगा, ठीक है। अब ये पूछा है कि सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा, तो 45 में से 25 गया तो कितना होगा 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी, 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको समझ गए, सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो पहले 5 से भागा दे दीजिए, उसमें बीच का जो है और 2 पीछे और 2 आगे करके एक बार मिला लीजिएगा, हाँ इस पाँचों का योग हो रहा है उतना, फिर बड़ी या छोटी का अंतर करके निकल गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो ट्रेन की गति क्या है, देखिए कोई पेड़ या तो कोई आदमी, ये सब क्या होता है, एक निग्लिजिबल डिस्टेंस माना जाता है, ये नगण्य होता है। इसमें क्या है कि पेड़ का कोई डिस्टेंस इसमें गिनती नहीं होता है। जैसे एक बड़ा पुल हो, चाहे रेलवे पुल को पार किया या तो दे 100 मीटर को पार किया, तो वो उसमें जोड़ के होता है। ये 100 मीटर लंबी ट्रेन और मान के चलिए प्लेटफॉर्म होता है 100 मीटर, तो वो जोड़ के बटा में ये करते हैं मिनट, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेड़ को पार किया है, खंभा को पार किया आदमी को, वो निग्लिजिबल डिस्टेंस माना जाता है। यानी सिंपल में इसका गति पूछा, यानी चाल बराबर दूरी हो गया 180 बटे समय 15, इसको काट दीजिए, 15 × 12 180, 12 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हुआ, तो सिंपल है, इसको बनाना है। देखिए परिधि है तो इसमें क्या करिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको आसानी से दिखेगा। देखिए वृत्त की परिधि है तो 2
पाई पाई को 22/7 लिखिए, 2πr ये दिया कितना 154, वृत्त की परिधि दिया 54। अब इसको बराबर कर दीजिए, बराबर हो गया, इसको काट दीजिए, आंसर निकल जाएगा 22×7 = 54 से। ठीक है, तो ये 7 उधर गुना हो जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 7 और 7 49, अब बटे में 2 यानी कि 49/2 यानी कि 24.5%। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो अब है कि आंसर क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया है कि 3,000 रुपये मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज किस दर से मिला। इसमें बड़ा आसान है, सिंपल है। देखिए मूलधन है तो मूलधन 3,000 रुपये लिखें। ठीक है, वो बोला 5 वर्ष का, 5 वर्ष लिख दिए। अब प्रतिशत पूछ रहा है कितना दर होगा, तो हम मान लिए R%। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3,000 का 5 वर्ष के हिसाब से, ये R दर के हिसाब से उसका ब्याज कितना हुआ था 1950 रुपया। सिंपल, इसको बराबर कर दिया। अब इसको कट करिए, आंसर आ जाएगा आराम से। जैसे परसेंटेज से 2 शून्य कट गया ये, ठीक है, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया। अब यहाँ है 3 और यहाँ 5 है। ठीक है, 15 से इसको काट दीजिए, 15 का ये 15 और यहाँ बच गया कितना 4 और 5 45, तो 15 दिया 45, तो 13% इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 लड़का एक काम को 15 दिन में करता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा। काफ़ी इजी है, देखिए सिंपल। इसमें क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या टोटल काम के जो टोटल काम कितना है इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 4 लड़का 15 दिन में काम किया, तो इसका टोटल वर्क जो है कैपेसिटी कितना हो गया 4 × 15, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब जो भी पूछे आप बता सकते हैं। सिंपल पूछा कि 15 लड़का उस कितने दिन में काम करेगा, तो 15 से भागा दे दीजिए, आंसर हो जाएगा 4 दिन। अगर बोल देता कि 4 दिन में अगर काम खत्म करना कितना आदमी, तो 4 से भागा देते, 15 दिन में खत्म हो जाता। सिंपल है, तो क्या करना है, सिंपल यहाँ 4 × 15 अब बटे 15 लड़का कितना दिन में करेगा, 15 से भागा दीजिए, 15 कट गया, तो 4 दिन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई इतना है और जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। पहला नंबर तो ये ध्यान में रखना है कि आयत की जो परिधि होता है वो 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है। ठीक है, अब लंबाई दिया हुआ है 15 और चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये बोल रहा है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो चौड़ाई कितना है 9, तो ना 9 × 6 = 15। तो अब क्या है कि दोनों निकाल गया 15 और 9। ठीक है, 15 9 ये दोनों जोड़ देना, लंबाई 15 है चौड़ाई 9 है, 15 9 कितना हुआ 24 और 2 × 48। इसका आंसर हो गया बी 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में क्या आ गया आपसे, 90 में है कि 2 अंकों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, इसका लॉस हो यानी लघुत्तम समावर्तक जो है 80 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सिंपल में, अगर आप टाइम नहीं है तो सिंपल में बनाना इसका ट्रिक है। 2 अंकों का अनुपात इतना है 4:5। अगर पूछा कि दोनों का अंकों का योग कितना होगा, तो 4 और 5 कितना 9। अब जो 9 से कटेगा वही आंसर होगा। 9 से कौन कट रहा है, ए 36, 9 × 36, ये आंसर हो जाएगा। अगर बनाना है तो सिंपल में बना सकते हैं इसको, जैसे कि एलसीएम इसका, तो 4x इसको x मान लीजिए और 5x। ठीक है, 5x, तो इसका एलसीएम कितना होगा 4 × 5 = 20, x बराबर एलसीएम कितना दिया 80, 20 से इसको काट दीजिए, x बराबर 4 हो गया। अब बोला दोनों का योग कितना होगा, तो 5 और 4 कितना वो 9, 9 × 36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पहले क्या है, अब पहले ये निकाल लेंगे कि जो 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो होता है वो कितना हो गया 60 वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 5 × 15 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 75 वर्ष। ठीक है, बराबर 75। ये हो गया वर्तमान आयु पूरे फैमिली का। अब क्या है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 वर्ष पूर्व थी। तो 5 वर्ष पूर्व औसत आयु कितना था 20, तो औसत आयु 20 है। लेकिन अब परिवार के जो सदस्यों की संख्या कितना हो गया, एक बच्चा जन्म लिया तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, और औसत आयु कितना पहले वाला ये 20, यानी कि टोटल आयु वर्तमान में कितना हो गया 20 × 4 = 80। ठीक है, 80। अब पूछ रहा है कि बच्चे की आयु क्या है। देखिए पहले 3 व्यक्ति था तो आयु टोटल था 75 वर्ष। ठीक है, अब 4 में है 80 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितना हो जाएगा 80 में से
75 घटा दीजिए तो 5 बार से आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरे की लागत मूल्य वसूल लेती है, तो राधा की लाभ प्रतिशतता कितनी होगी? तो देखिए इसका सिंपल बनाना है कि देखिए बेचकर, ठीक है, तो 20 सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो है कितना 25 के क्रय मूल्य के बराबर है, सी पी कॉस्ट प्राइस के। अब सिंपल है, देखिए एस पी इधर रहने विक्रय मूल्य, अब बटे ये क्रय मूल्य इधर लाइए, ठीक है, तो यहाँ कितना इधर 25 रह गया और ये 20 को इधर कर दीजिए। अब सिंपल में आ गया क्या कि ये विक्रय मूल्य ये 25 हो गया, क्रय मूल्य 20 हो गया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 5, क्रय मूल्य कितना है 20, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, कितना लाभ हुआ 5 लाभ हुआ था, तो परसेंट में बदलना 100 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 20, 5 से 4 20 4 बार में कट गया और 4 से ये 100 कट गया 25 बार में, इसका आंसर कितना हो गया 25% लाभ, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 में पूछा गया यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, सिंपल क्या करना है, सीता की आय इस तरह के टाइप का क्वेश्चन यानी ऐसा रहता है कि सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है सिंपल ये करना है, ये जो 25 लिखा है ना, इसको 25 यहाँ लिखिए, कम लिखा है तो क्या करना है 100 में से ये कम कर देना है 25, 100 में से 25 कम करके यहाँ लिख दीजिए 75 गुना 100, आंसर निकल जाएगा सिंपल। 25 दिए 75 यानी 3, 100/3 आंसर हो गया 33.1/3 सिंपल में। अगर यहाँ लिख देता कि 25% अधिक है, डायरेक्ट 25 लिखिए और नीचे 100 में 25 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए और गुना 100, 25 से यहाँ कट गया 25 20% आंसर। इस तरह आराम से बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल इसको समझने वाला चीज़ है कि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है। देखिए तो श्याम का वेतन, ठीक है, वेतन के साथ क्या करते हैं जोड़ते हैं, कितना रमेश के वेतन का 30%, 30% को लिख सकते हैं हम 3/10, ठीक है, जोड़ते हैं तो क्या होता है कि श्याम का जो वेतन है उससे कितना हो जाता है, वेतन का 150% हो जाता है। 150 को हम क्या लिख सकते हैं 150/100, अब 50 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ऊपर, 50 दिए 150, 50 दूनी 100 नीचे, ये हो गया। अब सिंपल में निकाल लेना है इसको। देखिए ये एस जो है ये 1 एस है और यहाँ कितना है 3/2 यानी 1.5 एस है, ठीक है, तो 1.5 में और 1 चला गया तो कितना बचेगा आधा एस यानी कि S/2, ठीक है। अब बराबर में कितना है, बराबर में 3R/10, ठीक है। एक बार फिर से इसको लिखते हैं, देखिए कितना हो जाएगा था आधा एस बराबर 3R/10। अब क्या करना है एस और आर का अनुपात निकाल देना है, जैसे कि ये 2 को इधर भेज दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा और आर को इधर ले आइए यानी कि S/R अब बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6/10। अब देखिए एस कितना है 6 और आर कितना है 10, तो बड़ा कौन है आर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा रमेश जो है वो श्याम के वेतन से बड़ा है, रमेश का वेतन जो है श्याम के वेतन से बड़ा है, ये रमेश बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश का वेतन श्याम के वेतन से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है रीजनिंग का है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से, यानी कीड़ा से रोग होता है, युद्ध से क्या होगा, युद्ध से इंसान को क्या होता है विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है कि रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सिंपल है दक्षिण। देखिए कभी भी जब रीजनिंग का ये डायरेक्शन वाला है तो इधर मानना है आपको नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है, सामने जो अपना है सामने उसको नॉर्थ मानते हैं हो गया नॉर्थ साउथ, और इधर हो गया दाहिने साइड जो है राइट हैंड में ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं NESW, ठीक है। तो अब चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें बोला कि दक्षिण को चलना प्रारंभ किया, तो दक्षिण इधर है, इधर चलना प्रारंभ किया। अब क्या है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं जब भी बोले तो वो घड़ी के दिशा में घुमा देना है ना, क्लॉकवाइज दाईं की ओर इधर मुड़ा, ठीक है, और 15 मीटर चला,
ठीक है। उसके बाद वह दोबारा बाई, बाई जब तो एंटी क्लॉक, बाई जब बोलेगा तो एंटी क्लॉक इधर, दाएं बोलेगा तो दाहिने क्लॉक वाइज। तो बोला फिर बाई मुड़ा, तो बाई मुड़ा यानी कि इधर चला, ठीक है। अब किस दिशा में जा रहा है ये पूछ रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, फिर दक्षिण में ही जा रहा है, इधर दक्षिण है, तो इसका आंसर हो गया दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। देखिए दादी की एकमात्र संतान जो होगा ना वो बेटा ही होगा, ये ध्यान रखना है। दादी की एकमात्र संतान यानी कि एक बेटा ही होगा, यानी कि पिताजी होगा, जो बोल रहा है उसका पिताजी होगा। तो यानी कि पिता होगा, एकमात्र संतान पिता, पिता की बेटी है। तो वो क्या है कि महिला की ओर संकेत करते हुए बताया पिता की बेटी है, यानी बहन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो महिला का राधा से किस प्रकार संबंध है, तो बहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि उलटता है, यानी कि इधर से इधर हो जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा, अति पलटना, ये कहते हैं पलटना। और जल प्रतिबिंब में उलटना, इधर से डायरेक्ट इधर हो जाता है, उलट जाता है, उलटना। और ये हो गया इधर पलटना। तो इसमें पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब यानी कि उल्टे, ऐसे उलट जाएगा। तो यानी कि 6 को अगर 6 ऐसे है तो जब उलट के हो जाएगा कैसे हो जाएगा, ये होगा वो, ये 6 जो है इधर से दाहिने से चलते हैं तो ये 6 उलट के हो जाएगा, इस प्रकार होगा। ये देखिए ये दोनों होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा, पहले नंबर ये कट गया। अब आगे मिलाते हैं, इधर से ओ का ये सही है दोनों में, ई भी सही है, और डी को जब उल्टेंगे तो जब डी को उल्टेंगे तो ऐसा होगा, ये डी, ये जब डी उल्टेंगे तो ऐसा होगा। और अगर ऐसा कर दिया इसमें तो ये तो पलट गया, इधर इधर पलट गया, तो ये उलटना वाला कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये तीनों छट गया, आंसर हो जाएगा बी। 98 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सिंपल इसमें बनाना है, आसानी से बनेगा। इसमें क्या करना है, जब भी आपको पासा वाला दे, अब पूछ ले कि 4 के विपरीत 3 के विपरीत कौन है, इसमें क्या करना है कि देखिए समान अंक वाले 2 पासे को लेना है। समझिए फिर से, समान अंक वाले 2 पासे को लेना है, यानी कि अगर इसमें 4 है तो 4 किस में है, एक इसमें है, या तो इस, तो ये हो गया, इसमें समान 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि समान इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन 4 और 4 दोनों में मिल रहा है। तो समान अंक वाले 2 पासा मिल गया, तो ये दोनों पासा को लेकर अब बनाना है सब, ठीक है। समान अंक वाले 2 पासा को लेना है, तो 2 पासा को लेकर बनेगा। देखिए कैसे, पासा में कितना होता है, 6 फलक होता है, तो 6 फलक खटाक से बना देना है। देखिए ये 4 हो गया, 4 फलक हो गया, एक ऊपर कर दीजिए और एक नीचे कर दीजिए, 6 फलक हो गया। अब इसमें बनाएंगे, देखिए समान अंक वाले 2 पासा लिए 4, अब 4 से शुरू करना है, ऐसे ऐसे क्लॉक वाइज में। देखिए 4 5 1, 4 5 1, तो यहाँ ऊपर में लिख दीजिए 4। फिर से एक बार समझिए साफ से, देखिए समान अंक वाले 2 पासा ले लिए, ठीक है। अब ऊपर में जैसे यहाँ 4 लिए तो 4 से चलना है, 4 5 1, यहाँ ऊपर में लिख दीजिए 4 और इधर दाहिने से चलिए 5 1, फिर इसमें भी है 4, यहाँ से चलिए 4, ये दोनों पासा को लिए 4 3 2, तो यहाँ चलिए 4, यहाँ लिखिए 3 और 2, ठीक है। अब हो गया। देखिए अब क्या है कि 4 के जो है ना ये सब क्या है, पड़ोसी है, यानी पास का है, यानी 4 के से 2 ये पास का है, 3 1 5, ये सब पड़ोसी हो गया। 4 के विपरीत कौन सा मालूम, यहाँ जो होगा, तो यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन में से देखिए 3 नहीं हो, यहाँ 3 है तो 3 नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा, और 5 है, यहाँ 5 नहीं होगा, यानी 6 होगा, इसका अपोजिट 6 होगा। अगर देखिए इसमें पूछा जाए कि 5 के अपोजिट कौन होगा, तो ये 5 है, यहाँ 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 के अपोजिट कौन होगा, यहाँ 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट यहाँ इधर नीचे वाला होगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण गलत है, ठीक है, इसे सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना, अदला बदली करने पर सही हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको जब प्लस और जो गुना है इसको बदलेंगे तो हो जाएगा, जैसे 20 है, जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर देना है, यानी कि ये दोनों को चेंज करना है, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ गुना कर देंगे और जहाँ गुना है वहाँ प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ गुना कर दिए, फिर बाकी सबको वैसे ही लिखिए 14, और भागा है तो भागा मतलब क्या होता है, बटे में आ जाता है, 35 यहाँ लिख दीजिए, और -10 यहाँ गुना है तो यहाँ गुना की जगह यहाँ लिख दीजिए प्लस 12। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से ये काटिए, 5 चौक 20,
ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है 8, ये 8 हो गया और ये 12, कितना हो गया 12 8 20, 20 में से 10 गया बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और जय हिंद दोस्तों।